बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइड के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अडियाला से लेकर पार्लियामेंट तक यहाँ पे ये हाल है जनाब के पीटीआई बानी की रिहाई की बात हो रही है और एहतजाज है कि पूरे मुल्क पे फैलता जा रहा है। यहाँ पे किसका कसूर है? यहाँ पे उन लोगों को पूछना चाहिए जो कि पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और जो हुकूमत में ऐवानों पे बैठे हुए हैं, या उन लोगों को पूछना चाहिए जो ये एहतजाज कर रहे हैं। कानून का रास्ता कौन सा होता है, अदालतें या जनाब सड़कें? सवाल तो बनता है। वो लोग ठीक हैं इस वक्त जो कि इस ये बात कर रहे हैं कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही और डिले कर रही हैं मामलात को, या वो लोग ठीक हैं कि अपने ही रहनुमा से मुलाकात ना की जाए? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमाम अंदरूनी सियासत तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि मुल्क इस वक्त अपने 21 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। हुकूमत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वादे, दावे, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी सामने आ रही हैं। रोज़ाना शहबाज शरीफ साहब आपको टेलीविज़न स्क्रीन पे कहीं ना कहीं नज़र आते हैं ना, आज भी आपको नज़र आए। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बहुत अजीब सामने यूँ आती है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि एक दीवार है जिस पे दीमक लगी हुई है, और इस दीमक लगी दीवार को आप रंग चूना करके अच्छा तो दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि अंदर से वो दीवार खोखली है। क्या मेरा पाकिस्तान आज उस सिचुएशन में आ गया है कि जनाब वही दीवार है जिसको रंग और रोगन कर दिया गया है, लेकिन वो दीवार अंदर से खोखली है? मुल्क में इस वक्त गुर्बत की सतह अपने बुलंद तरीन जगह पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी हम नहीं कह रहे जनाब, आईएमएफ की रिपोर्ट ये कह रही है कि 21 सालों में बेरोजगारी इस वक्त सबसे ज़्यादा है। एक तरफ हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ अंदरूनी सियासत की, और वो जो तरक्की के डंके बजाए जा रहे हैं वो भी सोचना चाहिए कि 44.5% जो गुर्बत की सतह में इजाफा हुआ है वो आखिर हुआ क्यों है? अगर हमारा स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे पहुंचा तो फिर बेरोजगारी क्यों? अगर हम अपने इकोनॉमी हब को बढ़ाते बढ़ाते तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो बेरोज़गारी क्यों? और अगर इन तमाम चीज़ों की वजह असल ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो उसकी तरफ कौन तवज्जो देगा? आज के हुक्मरान, या फैसला साज, या वो लोग जो इस वक्त अपोजिशन सीटों पे बैठे हुए? बात करते हैं। नुसरत वाहिद साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहिबा, आपकी पार्टी पे एक और दफ़ा बुरा वक्त है, खुद आप तबसरा कीजिए, तज्जिया कीजिए। सिंध में भी आज हमने जो सुनगुन सुनी, अच्छे मनाजिर नहीं देखे हमने। ओवरऑल सूरत हाल पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे बात करने का। देखिए, ओवरऑल सूरत हाल ये है कि चाहे वो लीडर है, चाहे वो आम आवाम है, हर बंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए सजा भुगत रहा है कि वो पीटीआई में है, और पीटीआई में होना सबसे बड़ा जुर्म है। आज भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस क्लब में धरना दिया। इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी कि समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करने आ गए हैं भाई। खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट हैं जिनके लिए इतनी ज्यादा पुलिस आ गई है। आखिर में उन्होंने कुछ अरेस्ट भी किया लोगों को, और ले गए 5-6 खवातीन को भी और मर्दों को भी काफी सारे। तो हलीमा हादिर समेत लोग गिरफ्तार हुए। तो मतलब आप ये देखें कि किस किस्म के रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं हमारे ऊपर, जबकि हमारे ज़माने में आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से निकले और इस्लामाबाद तक पहुँच गए। किसी किस्म के रास्ते में कोई ज़रा सी भी उनके लिए हर्डल्स नहीं क्रिएट की गई। मौलाना फजल रहमान साहब तो वहाँ कैपिटल में कर रहे थे, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाता था, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट करना किसी भी सियासी जमात का हक है। लेकिन अब अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें और बिल्कुल खामोश बैठे रहें, हमारा वजीर आला जो है जमीन में बैठा रहे सुबह से 5 बजे तक, 8 का ट्रिप है अडियाला के बाहर का, और कोई उसकी किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड न किया जाए, और एक दूसरा वजीर आला है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स दे दी जाती है और उसके ऊपर वो पूरी दुनिया में उड़ते फिरे, जहां मर्जी जाते फिरे। वो वहां जाके गाड़ी पास कर दें, वो गाड़ी पास रहे वहां पे, उसका कितना किराया आ रहा हो, कितने लोग जा रहे हैं, वो क्या उनके साथ हो रहा है।
मतलब कोई भी चीज कुछ तो कहीं पे नजर आए कि ये सब कुछ इक्वल लेवल पे हो रहा है। इक्वल लेवल तो छोड़ के यहाँ तो एलियंस बना दिया गया है पीटीआई को और केपी जो हुकूमत को। तो ये इंतहाई ज्यादती हुकूमत की तरफ से हो रही है या किसी और की तरफ से हो रही है, जिसकी तरफ से भी हो रही है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आपकी आवाम है, आपकी आवाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आपने उनके सारे वोट छीन लिए, उनकी सारी सीटें छीन ली, उनके रिजर्व सीटें छीन ली और उसने लीडर को उठा के 845 डेज हो गए हैं जेल के अंदर डाला हुआ है, डंजन में डाला हुआ है, जो 8x10 का वो कमरा है जिसमें वो उसी में बाथरूम है, उसी में सब कुछ अच्छा है। नुसरत भाई साहब, कता कलामी की माजरत चाहूँगी, आप पीटीआई को, एक आम वर्कर को किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो समझता है कि उसके लीडर को रिलीफ मिलना चाहिए, या अभी जो ये मामला मुलाकात का हुआ है वो इतना क्यों हाइप पकड़ गया है कि आपको किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त कि आप समझते हैं कि आपके लीडर से मिलना है? पिछले 20 दिन से हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, बिल्कुल सिरे से नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये खान साहब की तबीयत ठीक है तो खुदा न खास्ता बीमार तो नहीं है या कुछ और उनके साथ प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो इंडियन, आपको पता है एजेंसियां शुरू हो गई अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से, उनके इंतहाई माठे अखबार जो है वो इस किस्म की खबरें दे रहे हैं जो कि हर बंदा जो है परेशान है, चाहे वो वर्कर है चाहे वो लीडर है। क्योंकि जब आप मिलने नहीं देंगे, कल रात को जब सुबह की नमाज तक उन लोगों ने वहां पे पढ़ी है बैठ के, चीफ मिनिस्टर और बाकियों ने, और सिर्फ इतनी सी बात थी कि भाई हमें 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट की मुलाकात करने दें ताकि हमें पता चल जाए कि वो कैसे हैं और उनकी सेहत कैसी है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन नहीं, वो हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि हमें क्यों इन्होंने टेररिस्ट बना दिया है? हम टेररिस्ट नहीं है, ये वो जमात है जिसने सारी उम्र सब कुछ किया, लेकिन कभी भी हमारे लीडर ने ये नहीं कहा कि आप जाके तोड़ फोड़ करें, आप लोग कुछ और करें। आपको पता है 9th में जो है वो फॉल्स फ्लैग है, बिल्कुल उस तरह का जिस तरह इन लोगों ने वहां पे 911 किया था न्यूयॉर्क में और उसके बाद इल्जाम लगा दिया मुसलमानों के ऊपर, और फिर मुसलमानों की क्या हालत हुई आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। आज तक सारे मुसलमान लोग भुगत रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल उसी तरह इन्होंने 9th में किया और उसके बाद पाकिस्तान में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ आपको पता है, कितनी गिरफ्तारियां, कितने लोग मरे, किस तरह। 26 नवंबर को उन्होंने किया, 26 नवंबर को मैं खुद वहां पे मौजूद थी, सब अपनी आंखों से देखा है मैंने। मेरे सामने गोलियां बरस रही थी, मेरे सामने आंसू गैस फेंकी जा रही थी जो कि इंतहाई पंजेंट थी। और मतलब इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर है जिसको जेन्युइनली वोट पड़े हैं, जिसको जेन्युइनली लोग चाहते हैं कि अपनी जान देते हुए एक आदमी लिखा है 804। तो ये क्या है? क्या कभी किसी ने इस तरह का कहीं देखा है? पूरी दुनिया में मुझे इस तरह की कोई चीज कभी नजर नहीं आई कि लोग इस तरह कत्ल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह मोहब्बत कोई नहीं करता अपने लीडर से जिस तरह के पाकिस्तान की आवाम अपने लीडर से मोहब्बत करी। और ये सिर्फ ये नहीं कि केपी में हो रहा है, ये पंजाब भी पूरा स्वीप कर गया था। इवन सिंध आप देख लें, कराची में एक भी सीट किसी और जमात की नहीं थी, वो सारी सीटें इन लोगों को दे दी गई। उस पर बैठ के वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। क्या ये वाकई इतने लोग हम लोग झूठे कि हम कुछ और कर ही नहीं सकते सिवाय झूठ के? तो मुझे नहीं समझ आता कि ये क्या चाहते हैं। आपके जज्बात हम समझ सकते हैं नुसरत भाई साहिबा। अपने लीडर से मोहब्बत, मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ कि अपने लीडर से एक मोहब्बत होती है और अकीदत का रिश्ता होता है, और जो कुछ हो रहा है बहरहाल मैं तो बरमला कहती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए, इतना सख्त एक्शंस नहीं होने चाहिए, और किसी को भी आइन में इजाज़त है कि वो मिल सके। कोई ऐसे केसेस भी नहीं है कि जिस पे ना मिलने दिया जाए। अब ये पॉलिसी वक्त के साथ ही पता चलेगी कि वो क्यों नहीं मिलने दे रहे, और ये बात समझने की है। इस वक्त ख़ास तौर पे सुहेल आफरीदी साहब को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पॉलिसीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। क्या समझते हैं कि क्या कोई ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सुहेल आफरीदी साहब कोई ऐसा कदम उठा लें कि केपी की गवर्नमेंट ख़तरे में पड़ जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ये इस तरह की वो उनको एच पे लेके आ रहे हैं। अब मुझे बताएं, कल 8वीं दफा वो आए, आके बाहर बैठे हैं अडयाला के, और अभी कितना हफ्ते हुए, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते हुए उनकी हुकूमत को।
और आपके साथ ही उनके ऊपर इतनी चीजें सख्त कर दी गई हैं। वो जब सिर्फ इतनी सी बात कर रहे थे कि मुझे मेरे लीडर से मिल लेने दिया जाए, फिर मैं जो भी कुछ भी होगा आप लोगों से मिलकर तय करूंगा। लेकिन उनकी बात पहले दिन से नहीं मानी गई, बल्कि जिस वक्त उनको मुंतखब करने लगे थे उससे पहले आप देखें मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर साहब, किस तरह हर बंदा जो था वो खिलाफ बातें कर रहा था। तो ये कैसे ये लोग कर सकते हैं इस तरह की हरकतें कि एक सूबे का वजीर आला जो कि वाकई वजीर आला मुंतखब है, वो किसी फॉल्स उसके ऊपर नहीं आया हुआ, वो उसने वाकई वो सीटें जीती हैं पीटीआई ने वहां से, और उसके ऊपर वो 4 करोड़ लोगों का वजीर आला है, उसके साथ ऐसे कैसे हम इस तरह कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ वही है कि आप देख लेंगे बलोचिस्तान को 1960s में गैस निकल गई थी और उनको मिली अब 87 या 88 में जाके कहीं। तो इसी तरह जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने किया, क्या हम वाकई इस तरह करना चाहते हैं? खुदा ना खास्ता ये लोग चाहते हैं सूबे ज्यादा बने, बिल्कुल बने। मैं भी इस चीज के हक में हूँ कि अगर छोटे सूबे होंगे तो उसको कंट्रोल करना बेहतर होगा, बनस्बत इससे कि पंजाब जितना बड़ा सूबा है, मुल्कों से बड़ा सूबा है ये, या इसी तरह बाकी सूबे हैं उनके अगर 2-2 3-3 हिस्से हो जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनको मैनेज करना आसान होगा, मुल्क के जो सूबे के रिसोर्सेज होंगे उनको इस्तेमाल करना आसान होगा, बनस्बत इसके कि एक आदमी देख भी नहीं पाता कि मशरिक में क्या हो रहा है और मगरिब में क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का। अगर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जो भी इसको करना चाहती है उसको करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात नुसरत भाई साहिबा के एक तरफ आइसोलेट मत करें। एक तरफ हम ये देखते हैं कि आपके जो लीडर हैं उनके साथ इश्यूज़ हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जाते हैं और मुल्क की तरक्की का नकारा बजा रहे हैं और बता रहे हैं कि मुल्क ने कितनी तरक्की कर ली है। और दूसरी तरफ ये भी हमने देखा कि IMF की रिपोर्ट आती है जिसको मंजर आम पे खुल के नहीं लाया जाता, जो ये कहती है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह अपने तारीख के मतलब बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि एक तरफ तरक्की भी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ IMF कहती है जनाब नहीं, वो तो हमें पता है, तरक्की तो सिर्फ इनकी किताबों में होगी ना, असल में तो कुछ नहीं है। आपको पता है ना IMF को भी 500 अरब रुपए का उन्होंने बताया फ्रॉड का। तो मुझे बताएं इसमें कैसे तरक्की हो सकती है, और पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता वो पैसा कहाँ गया। तो इतनी जब करप्शन हो रही है तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? मुझे बता दें, सिर्फ मुल्क तरक्की कैसे करेगा? क्या तरक्की कर सकता है मुल्क? क्या वो हम कर्जे उतार सकते हैं, या हमें तो IMF से हम 1-1.5 अरब रुपए के लिए उनके पीछे पड़े रहते हैं, और हमारी जायदादें जो है वो एक जायदाद या एक बिल्डिंग अरबों डॉलर से ज्यादा की है। तो इस तरह तो ना करप्शन खत्म हो सकती है, ना इस मुल्क से गुर्बत खत्म हो सकती है। आपको पता है 45% गुर्बत हो चुकी है इस वक्त, लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। और जिस तरह खान साहब ने छोड़ा था 6.5 की इकोनॉमी के ऊपर, वो देखिए वो कहाँ पहुंच गई है। हम 0 से ऊपर ही नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में इस वक्त 2 पॉइंट कुछ है। कर्जे लेते हैं और वो कर्जे अल्लाह जाने किसकी जेब में जाते हैं, कौन से मुल्क में जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बस हम जाके सिर्फ ये बातें करें कि मेरी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं हुई, चाहे वो चाचा है चाहे भतीजी है, दोनों एक ही बात करेंगे करप्शन नहीं हुई। तो भाई पैसा किधर जा रहा है, कोई बता तो दे, किसके ऊपर लग रहा है। बहुत लॉजिकल बात की है आपने नुसरत भाई साहिबा। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहिबा, कितने लोग मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत भाई साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपकी जज्बात की भी कदर करते हैं और हुकूमत तक आपका पैगाम भी पहुंच चुका है कि आपने जिस तरह से बात की, अपने जज्बात का इजहार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और इशू है जिस पर हम माहिर मायशा से भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। चौधरी अकमल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप माहिर माशियात हैं, सब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। चौधरी अकमल साहब, कहानियाँ ये सामने आती हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों के प्लेटफॉर्म पे
हमें हमारे ज़िम्मेदारान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरक्की की बुलंद तरीन सतहों पे मौजूद है और हमारे साथ आप कारोबार कीजिए। दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पे हम देखते हैं कि यहाँ का बिजनेसमैन यहाँ पे रहना नहीं चाहता, यहाँ का नौजवान ब्रेन ड्रेन का शिकार है। फिर सोने पे सुहागा ये कि IMF ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि पाकिस्तान में गुर्बत की सतह में जनाब तारीख़ी तौर पे इजाफ़ा हुआ है। ना सिर्फ तारीख़ी तौर पे गुर्बत की सतह में इजाफ़ा हुआ बल्कि यहाँ का नौजवान भी बेरोज़गारी का शिकार है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। IMF की जो लेटेस्ट रिपोर्ट करप्शन के ऊपर आई है वो बड़ी दिल हिला देने वाली है। उसमें जो है वो ज्यादा जो है वो मसाइल हैं जिनका जिक्र किया गया है पाकिस्तान में, और सबसे जो बड़ा मसला उसमें बताया गया वो ये है कि करप्शन पाकिस्तान में बेइंतहा बढ़ चुकी है। तकरीबन 5,300 अरब की जो है वो सालाना हमारे यहाँ पे करप्शन होती है, और 5,300 अरब का मतलब ये है कि जितनी टैक्स कलेक्शन FBR करता है उसका ऑलमोस्ट आधा। तो अगर इतनी ज्यादा करप्शन हमारी इकोनॉमी में होगी तो उसके बाद हम समझ नहीं सकते कि हमारी जो है वो तरक्की किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब करप्शन होती है तो करप्शन का पैसा बेसिकली कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं उससे प्रोड्यूस होती जो कि GDP में कंट्रीब्यूट करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफर ऑफ अमाउंट होता है, या ट्रांसफर होते हैं पैसे एक जेब से दूसरी जेब में, और नतीजा उसका ये निकलता है कि अमीर अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब तर होता जाता है। दूसरी तरफ साथ ही साथ उन्होंने जो हमारी जो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं, जिनमें SECP है, FBR है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, NAB हो गया, FIA वगैरह, ये सब जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से अदा नहीं कर रहे। करप्शन के खात्मे में जो इन्होंने रोल अदा करना है वो नहीं कर रहे। टैक्स निज़ाम में बड़ी इस्लाहात की जरूरत है। तो ये सारी चीजें मतलब जो है वो काफी हद तक जो है वो हमारे लिए मसाइल का बात है, और सो मच सो कि आज जो है वो SIFC के प्लेटफॉर्म से भी यही बात हुई है। जो आज मेरी नजरों से जो खबर गुजरी है कि जो शरह है इस वक्त इंटरेस्ट की वो बहुत ज्यादा है और वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। जाहिर है उस शरह सूद के ऊपर जो है वो कारोबार या बिजनेसेस नहीं सरवाइव कर पाते। इसी तरीके से महंगाई के हवाले से भी बात की गई। दूसरी तरफ बात की जाए बेरोजगारी की तो वो 7.1% के ऊपर पहुंच गई है, जो तकरीबन जो है आप समझें कि 1,70,00,000 अफराद जो है वो इस वक्त बेरोजगारी का शिकार है, और ये खतरनाक हद तक इजाफा है। क्योंकि जब बेरोजगारी होती है तो जाहिर है कि उससे जराइम की शरह में भी इजाफा होता है, उससे जो है वो माशरे में बेरारवी भी फैलती है। तो इससे न सिर्फ ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम पैदा होते हैं, माशी प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, बल्कि सोशल जो मसाइल हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। चौधरी अकमल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में, अगर हम ख़ासतौर पर पाकिस्तान की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ अपनी इनकम में और अपने रिजर्व्स में इजाफा करने की सिर्फ यही सूरत हाल रह गई है कि हम लोगों से रेवेन्यू के टैक्स के मद में पैसे जमा करें? क्या और कोई और चीज़ नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि हमारा GDP बढ़ा है, हमारी ग्रोथ हो रही है? क्या हमने सिर्फ इस पर डिपेंड कर लिया है कि हम कितना टैक्स लेंगे और कितनी हमारी टैक्स इनकम जनरेट होगी? क्या यही असूल होता है? देखें, टैक्सेस की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में अगर बात की जाए, और वो भी अगर आप देखें तो जो पर कैपिटा इनकम है पिछले 2 साल से वो नहीं बढ़ी थी। अभी जो है वो $1750 के ऊपर है पर एनम, जो कि खिते में जो है वो सबसे कम है। इंडिया जैसे मुल्क में तकरीबन 2900 है, बांग्लादेश में भी इससे ज्यादा जो है वो पर कैपिटा इनकम है। तो लोगों की इनकम जो है वो बढ़ नहीं रही है, टैक्सेस में जो है वो बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, जिससे सैलरीड क्लास तो खैर बिल्कुल ही दब गई है, लेकिन उससे जो है वो कारोबार भी नहीं पनप पा रहे ना, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो या स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हो, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हो, वो नहीं मतलब अपने कारोबार को चला पा रहे। और यही नतीजा उसका निकल रहा है कि फिर बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो ये ट्रिपल डाउन जो है वो इम्पैक्ट आता है इस किस्म की पॉलिसीज का, कि फिजिकल साइड के ऊपर आप टैक्सेस की शरह बहुत ज्यादा रखें
और मॉनेटरी साइड के ऊपर बात करें तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो, तो उसमें फिर जो जो इकोनॉमी है उसका सुकड़ना ही बनता है। उसमें जो है वो मजीद जो है वो इजाफा बहुत ज्यादा होता हुआ नहीं देख पाते। तो इसको फौरी तौर के ऊपर जो इसके ऊपर इस्लाहात की जरूरत है और नजर सानी की जरूरत है, ताकि जो मौजूदा बिल्कुल एक निज़ाम तरक्की का रुक के रह गया। इन्हिसार सिर्फ टैक्सेस पे रेवेन्यू जनरेट करने पे ही होता है जो हम टैक्सेस की मद में कर रहे हैं, और हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम मुल्क में जो है वो तरक्की की शरह और अपने रिजर्व्स में इजाफा कर सकें। नहीं, टैक्सेस हुकूमत के पास तो टैक्सेस और यही होते हैं, टैक्सेस या जुर्माने या लेवीज वगैरह की मद में जो है वो अमाउंट जमा करती है। हुकूमत के पास जो टूल्स है उनमें फिजिकल साइड के ऊपर यही एक टूल है। इसके अलावा हुकूमत के पास जो है ना वो कोई टूल नहीं होता। अलबत्ता अगर आप जीडीपी की बात करें, जीडीपी एक अलग चीज है, उसका टैक्सेस का तो हुकूमती अखराजात से ताल्लुक होता है। तो अगर हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी तो उसको कम टैक्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, अगर हुकूमत के अखराजात ज्यादा होंगे तो उसको ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करना पड़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड जहाँ जीडीपी की आप बात करें, जीडीपी का ताल्लुक जो है वो ओवरऑल जो है वो बिजनेसेस की परफॉर्मेंस है, जो हम गुड्स और सर्विसेज एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जाहिर है जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही ज्यादा हमारा जो है वो जीडीपी होगा, और जीडीपी जब ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्शन जो है वो ज्यादा होगी। बेशक टैक्सेस के रेट्स जो है वो कम हो, इस वक्त जो है ना वो हिसाब उल्टा है, रेट्स ज्यादा है और हमारी प्रोडक्शन कम है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे रेट्स जो है वो कम होने चाहिए और जीडीपी अगर हमारा तेजी से ग्रो करता है तो उतनी ही अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो कलेक्ट की जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वेंचर्स, और जिससे न सिर्फ ये कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मुल्क में खुशहाली भी आएगी। अब हमारे यहाँ रिसोर्सेज में कोई कमी तो है नहीं, चाहे वो कोई भी आप सेक्टर ले रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे टेक्सटाइल है और चमड़े का काम है, स्पोर्ट्स गुड्स है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह नौजवान हमारे तकरीबन 63% जो है वो है आईटी के हवाले से, उन सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स के बड़े हमारे यहाँ मौके मौजूद है, फिर समंदर है हमारे पास, ब्लू इकोनॉमी, उसमें कुछ 15 किस्म की जो है वो सनतें हैं। तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जो है ना वो मैनेजमेंट जो है वो सही नहीं हो रही, जिसके नतीजे में जो नतायज है वो नहीं आ रहे। रेट्स और एनवायरनमेंट जो माहौल है ना वो हमारे यहाँ बिजनेस वाला नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने तो तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सलमान रहमान साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सलमान रहमान साहब, सबसे पहले तो अडियाला जेल की बात करेंगे। यहाँ पे ये बताइए कि कैदी नंबर 804 के रिहाई के हवाले से बात हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का किसी को अगर निशाना बनाया जाता है तो बहुत भी हमने देखा है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ये भी मैं नाजरीन को क्लियर करती चलूँ कि अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कोई हो रहा है तो ऐसा नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत भी 1.25 साल 1.5 साल मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अडियाला का मामला सॉल्व नहीं हो रहा, जो आज हम सड़कों पे देख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त अडियाला जेल में जो इस वक्त सिचुएशन है उसके जिम्मेदारी तो हुकूमत के ऊपर आती है, क्योंकि ये बेसिक बुनियादी ह्यूमन राइट्स का मामला है कि एक जो फैमिली है उसको तो मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। अगर मुलाकात नहीं करनी दी जा रही, मुझे नहीं समझ में आता कि इस मामले को जो कि एक नॉन इशू था, इसको हुकूमत ने अपने लिए खुद क्यों इशू बना लिया। खुद ऐसा क्या था जो मुलाकात करके जो है हो जाता, जिसकी वजह से हुकूमत ने इतना बड़ा एक इसको इंटरनेशनल इशू बना के इस वक्त सामने बना दिया है। आप देखिए ना, अगर मुलाकात रेगुलर बेसिस पे हो रही होती तो ये इशू होता ही नहीं। मामला हुकूमत ने खुद खराब किया है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पे तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको
सलाहियत है, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो सर आप ये समझते हैं कि फैसला सियासतदान कर रहे हैं? मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकातें बनती हैं, जो फैमिली की मुलाकातें बनती हैं, वो कम से कम करा देनी चाहिए। सियासी मुलाकातों को बात समझ आती है। सलमान आप ये समझते हैं कि काम जो है ये फैसले जो है हुक्मरान कर रहे हैं, वक्त के हुक्मरान कर रहे हैं, या फैसले कोई और कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि जो सीट पे बैठे हुए हैं वो फैसले कर रहे हैं और कसूरवार किसी और को ठहरा रहे हैं? देखें, जो लोग सीट पे बैठे हुए हैं, जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। देखें, ये गैबी तौर पे ये अंदाजा लगाना कि वजीर आजम शहबाज शरीफ है लेकिन फैसले कोई और कर रहा है, ये तो मफरूजे की बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं। इस मफरूजे के ऊपर नहीं आते, लेकिन अभी तो हम ये देखते हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो 40-45 साल से जो बड़ी सियासी जमातें इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही हैं, अगर वो इस मामले को, इस छोटे से मामले को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो इनको ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि तारीख बड़ी जालिम चीज है। तारीख ने ये सिखाया है कि इस तरह के मामलात आज अगर आप एक पार्टी के साथ करेंगे तो कल को यही मामलात फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और इन चीजों से बचने के लिए ही, अगर आपको याद हो तो मिसाल की जमहूरियत हुआ था, और मिसाल की जमहूरियत की रूह के मुताबिक भी अगर देखा जाए तो ये जो चीजें हो रही हैं, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इनको ना पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, ना नून लीग को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सियासी धारे में रहते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप साथ ही रहिएगा, सलमान रहमान साहब साथ रहिएगा। इकबाल एडवानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल एडवानी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, इनवाइट किया आपने मुझे। इकबाल एडवानी साहब, अडियाला वाला मामला सिर्फ इस्लामाबाद या फिर दूसरी जगहों तक, पंजाब के दूसरे शहरों तक नहीं, पार्लियामेंट, सिंध, हर जगह पहुंच चुका है। केपी में भी आप देख चुके हैं कि मामला बढ़ रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब का धरना भी सामने आ चुका है। ये क्यों अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा? ठीक है, किसी पे अगर जुर्म होता है तो बहुत सारे जराइम हो सकते हैं, साबित होने वाली बात है, और अभी तक कोई केस का जुर्म साबित हुआ भी नहीं है। एक कादिर ट्रस्ट वाला मामला है, वो रह गया है। इसके अलावा तो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मिलने देना चाहिए, लेकिन अभी इसका कुछ हल तो निकलना चाहिए, अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन चले, अगर आप आफरीदी को नहीं भी मिलने दे रहे, चले वो थोड़ा एग्रेसिव बात कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन आप गौहर खान, जो बैरिस्टर गौहर खान है, उनको मिलने दें, तो वो जो मामला चल रहे हैं कि भाई अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बीमार है, या जैसे रूमर चल रही है कि इनका मर्डर हो गया है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, कम से कम वो तो खत्म हो जाएंगी। कम से कम इनको ऐसे बंदे को तो मिलने देना चाहिए जिससे हुकूमत के इतने इख्तिलाफात नहीं है, या जो ऐसी बातें भी नहीं कर रहे हैं, यानी बैरिस्टर गौर हो गए, या जो दूसरे जो हैं जो मुज़ाकरात की ज्यादा बात कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को तो मिलने देना चाहिए। पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं मिलने दिए जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दिन ब दिन यानी मामला खराब होते जा रहे हैं, जिससे इन सबकी इमेज भी खराब हो रही है। अच्छा, हम सिंध में भी देखते हैं कि बड़ी तादाद में पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आज हमने देखा कि सिंध के जो इनके रहनुमा हैं उनको भी कैद कर लिया गया है, यानी कि अब सिंध में मामला इतने बढ़ गए हैं कि यहाँ तक भी बात पहुँच गई है। इस वक्त क्या हुकूमत इस बात को नहीं समझ रही है कि किसी भी कारकुन का, ठीक है रोड पे फसाद करना गलत चीज़ है, लेकिन कोई भी कारकुन अपने लीडर से मोहब्बत करता है, चाहे उसका जितना भी बड़ा कसूर हो, ये मामला नहीं होने चाहिए, बल्कि इनको कैद व बंद में रख के और मज़ीद कारकुनान को इकट्ठा करके और जेल की सलाखों में के पीछे डाल के मज़ीद मसाइल को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, यही कह रहा हूँ, पॉलिसी समझ में नहीं आ रही। कुछ लोगों को अगर मिलने दिया जाता तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये मिलने नहीं देंगे तो ये चीजों को और हवा लगेगी और इससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब बात चीज ऐसी होती है ना जो समझ में ही नहीं आती कि क्या वजह है ये ना करने की, क्योंकि इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग मिल भी लेते हैं वहां जाके, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अगर ये मुझे लगता है हुकूमत खुद मामला को खराब करती जा रही है। अब क्या वजह है उसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है। सलमान, आपकी तरफ आते हैं। सलमान, ये मामला पहले नहीं हुए, पाकिस्तान की तारीख ने इस चीज़ को दोहराया, और आपने ये भी कहा कि फैसला करते हुए हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि उन पे ये वक्त आया तो क्या होगा। वक्त आया तो क्या होगा एक अलग सवाल है, वक्त आ चुका है। मरियम नवाज साहिबा जेल की सलाखों के पीछे गई, किस वक्त गई, कैसे गई, उनको कहाँ रखा गया, किस कोठरी में रखा गया,
ये भी हकीकत सामने है। मुस्लिम लीग नून के मुत्तहिद लोगों को बिला वजह जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था, ये वक्त इन पे गुजर चुका है। अब क्यों नहीं समझ रहे हैं? और मजीद सोने पे सुहागा ये कि आज सिंध में भी हम देख रहे हैं कि अली मादिल शेख साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, दूसरे कारकुनान के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, दूसरे शहरों में बाकायदा कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको मेरा ख्याल है कि मीडिया से भी इस तरह से छुपाया जा रहा है, नहीं सामने लाया जा रहा। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये अली मादिल शेख साहब की गिरफ्तारी देख रहा था और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि सिंध में जो इनकी गिरफ्तारी होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे ड्रामे के स्क्रिप्ट के तौर पे जो है गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल थोड़ी सही देर बाद वो छूट जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि गिरफ्तार होने के बावजूद भी उनकी वीडियोस जो है वो थाने में बैठ के वीडियोस जारी कर रहे हैं और जो है मोबाइल के ऊपर जब जा रहे हैं जब की वीडियोस जारी कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो सिंध में जो सब मामला हो रहे हैं वो तो स्क्रिप्टेड मामला हैं, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। उनको वो अपनी ख्वाहिश के ऊपर खुद गिरफ्तार हुए हैं ताकि अगर एहतजाज का मामला आगे जाता है तो जो है वो उनको मुशक्कत ना करनी पड़े। लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ, असल बात की तरफ आता हूँ कि जो देखें साउथ एशिया की जो सियासत है ना, साउथ एशिया की सियासत का खासा यही है, एक्सेप्ट आप इंडिया को अगर आप इसमें से निकाल दें तो अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन तमाम जगहों पे जो सियासत होती है उसमें ये सबक अभी तक सियासी जमातों ने सीखा ही नहीं। और यही वजह है कि यहाँ पे अभी तक वो सियासी मैच्योरिटी नहीं आ सकी। 70-75 साल गुजरने के बावजूद भी जो सियासी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी, और इसीलिए सियासी जमातें जो है वो शख्सियतों के गिर्द घूम रही हैं। और शख्सियतें जब फैसला शख्सियतों के हाथों में होता है तो आपको इसी तरह के चीजें देखने को मिलती हैं। इस वक्त मामला जो है सियासी जमातों के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान जो है ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जाहिर से मुस्लिम लीग नून से मुराद जो नवाज शरीफ साहब का खानदान है, शरीफ खानदान है, उसने इस चीज को पर्सनली लिया हुआ है। अगर वो इस चीज को सियासी बुनियादों पर देखते और अपनी तारीख से सबक सीखते तो कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करते, इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जिस तरह की ये तमाम चीजें हो रही हैं ये चीजें फिर नहीं होंगी। इस हद तक कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती जब तक के जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं वो इस मामले में मुलविस ना हो। तो सलमान अहमद साहब, एक बात आपने बहुत सही कही कि जो प्रिवेल करना चाहिए। और देखें ना आप, ये देखिए कि ये एक इशू था ही नहीं, ये एक इशू था ही नहीं, लेकिन ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से इन्होंने एक नॉन इशू को इशू बना लिया अपने लिए। अच्छा, ये बहुत एक पॉइंट है कि अली मादिल शेख साहब की मुलाकात की जो गिरफ्तारी है वो हमेशा से ही ड्रामा रही है और हमेशा से ही, ठीक है जनाब कोई बात हो सकती है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। अली मादिल शेख साहब खुद वो शख्सियत हैं सिंध की, कराची की, कि वाकई उनकी हर कोई बड़ी रिस्पेक्ट करता है। और अगर वो थाने में भी कहीं हैं, कहीं हवालात में भी हैं, तो वहाँ पे भी उनको पुलिस डिपार्टमेंट पूरा कोऑपरेट करता है। लेकिन बाज़ औक़ात सिर्फ ऐसा लगता है कि पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिंध में काम हो रहा है। अगर सिंध में पीटीआई इतनी एक्टिव होती तो शायद मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज जो हम कराची के इशूज़ पे बात कर रहे हैं इतनी नहीं होती। इकबाल अडवाणी साहब, आपसे बात करेंगे। ये जो अभी IMF की रिपोर्ट आई है जिसको बड़ा हाईलाइट नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल इज्जत है, लेकिन उनसे ज्यादा उनके पास जो कायद-ए-आज़म हैं उनकी ज्यादा इज्जत मुझे नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी ज़मीनें और कराची से बाहर भी एक बड़ी आपकी सोच है, जितनी बड़ी अराजी उनके पास मौजूद है। इस वक्त आगे बात करते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, आपकी तरफ आते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, IMF की रिपोर्ट आती है और ये कहा जाता है कि 21 सालों में रिकॉर्ड अब कायम हो चुका है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जी गुर्बत की सतह में तकरीबन 44.5% इजाफा हुआ है। एक तरफ ये बातें आती हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज भी शहबाज शरीफ साहब फ्लोर पे खड़े हुए कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान इकोनॉमी की दौड़ में सबसे आगे है, चाहे वो ऑयल के काम हो, चाहे और कोई बिजनेस डेवलपमेंट हो, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और यही IMF की रिपोर्ट के बाद वो कहते हैं ना कि हम सभी स्क्रॉलिंग कर रहे होते। तो मैं देख रही थी कि मुस्तकिल यूथ के प्रोग्राम्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ के प्रोग्राम अब कराची में अचानक से ही बन गए। पहले तो मुझे नहीं नज़र आ रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कराची में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अचानक से सामने आ गई हैं। क्या सिलसिला है? अगर इतनी तरक्की है तो IMF ये क्यों कह रहा है
कि जनाब गुर्बत बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत है, क्या कहेंगे? देखिए सिर्फ IMF नहीं, पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। हम आम आदमी भी पाकिस्तान में आपको बोलता हुआ नजर आएगा। इंडस्ट्रियां जब बंद होती जाएंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को बिजनेस तो करने नहीं दिया जा रहा, किसी को कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। इतने टैक्स लगा के दिए हैं, ऐसे कानून आते जाते हैं कि बिजनेसमैन तो सब पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। रोज एक आपको पता चलता होगा बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ बहरीन में जाके सबको कहते हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। भाई अपने मुल्क के जो लोकल बिजनेसमैन है उनको तो ये रोक नहीं पा रहे, ये तो बाहर जाने हैं, और बाहर मुल्कों को बिजनेसमैन को कहते हैं हमारे मुल्क में है। और बाकी रहा सवाल कि हमारे यहाँ तरक्की कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। 39% हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे लोग रहते थे, आज 44% हो गए हैं, और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। हमारे साथ सिर्फ एक ही जगह पे तरक्की हो रही है, वो भी तरक्की जो तरक्की नहीं है, वो सिर्फ सट्टा है। वो स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा दिखाते हैं कि हम स्टॉक एक्सचेंज में इतना इजाफा हो गया, इतना इजाफा हो गया, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो मखसूस लोग बैठे हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो ऊपर नीचे मार्केट को कर रहे हैं। यानी हमारी स्टॉक एक्सचेंज को ये एक वो बनाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्टॉक पे एग्जाम्पल उसको देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई तो पाकिस्तान तरक्की कर गया। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तो एक सुल है ही, कैसीनो एक, उसको कहां से आप उसको देख के तरक्की दिखा रहे हैं? तो मकसद कहने का है, दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है, बिजनेसमैन मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, इंडस्ट्रियां बन हो रही है। और शहबाज शरीफ से आप बातें करें तो बोलेगा पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में तेल निकल आया, पाकिस्तान में गैस निकल आया, पता नहीं उसका फायदा किसको पहुंच रहा है। पाकिस्तान हर आने वाले दिन में नीचे जा रहा है, और इनकी बातें खत्म नहीं हो रही, और ये तरक्की का रोज राग दे रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं लोग। अच्छा, आपकी तरफ आते सलमान रहमान साहब, आपसे भी ये सवाल पूछूंगी मैं कि यहाँ पे इन्होंने अभी बिजनेस की बात की इकबाल अडवाणी साहब ने। सलमान, आप क्या कहेंगे, जो बेरोजगारी के हवाले से बात हो रही है और अचानक से हमें पता नहीं क्यों यूथ स्कीम्स कराची के लिए नज़र आना शुरू हो गई, और वो स्किल डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट ये पहले क्यों नहीं याद आता? ये IMF के रिपोर्ट के बाद ही कराची वाले याद भी आ गए। और जनाब सिंध के लिए भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नाम ले लेना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ीस कराची का आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे फ्री कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। ये इनको अब ख्याल आया है कि जनाब ये भी होना चाहिए, या ये अभी भी जो लोग जिन स्टूडेंट्स ने इनरोल होने की कोशिश की है वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम इनरोल नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा उसको प्रोसेस को मुश्किल बना दिया? आप समझते हैं कि सारा एडवर्टाइजमेंट ये अभी भी रिलीफ नहीं मिलने वाला, बच्चों को स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तशहीर हो रही है? जिस तरह से प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में एक सीटी होती है, वो इसलिए होती है ताकि प्रेशर कुकर फटे नहीं। तो ये जो कराची के अंदर जो इस तरह की चीजें स्कीमें मुतारिफ कराई जा रही हैं या दिखाई जा रही है, आपकी जैसे बता रही है कि वो रियलिटी में नहीं है, तो ये बेसिकली उसी सिटी के तौर पे काम किया जा रहा है ताकि जो कराची के अंदर एक एहसास से महरूमी है, जो कराची के अवाम के अंदर एक एहसास से महरूमी है, उसको इस लेवल तक, बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचने दिया जाए कि वो फिर इनके कंट्रोल से बाहर हो जाए। एक तो मुझे ये नजर आता है। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊं कि अब मुसद्दिका तो नहीं है, लेकिन कुछ सुनते सुनाती बातें इस तरह की चल रही है कि आने वाले दिनों में 28वीं तरमीम जो है उसका जो फोकस है, वो मुझे लगता है कि कराची के ऊपर उसका फोकस होने जा रहा है। और उसकी जो आप निशानियां अगर आप देखें तो आप देखिए कि पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स हैं और बड़े जो सनतकार हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इस वक्त, जो अरबाबे इख्तियार और इख्तिदार के हलकों में उठने बैठने वाले लोग हैं, वो इस तरह की सरगोशियां कर रहे हैं कि कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर तौर पे मैनेज किया जाएगा। अगर सूबे की शक्ल दी जाती है, नहीं दी जाती है, एटलीस्ट जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको बाख्तियार बनाया जाएगा 28वीं तरमीम में। ऐसी शुनीद है, लेकिन अभी इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कराची में कुछ फोकस शिफ्ट हो रहा है उन लोगों का जिनके पास इख्तियार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, उनका सारा इंटरेस्ट जो नजर आता है वो तक आता ही कराची में है। कराची सलमान साथ ही रहिएगा, सलमान आपका जवाब आया है, साथ ही रहिएगा। इकबाल अडवाणी से भी बात करते हैं। इकबाल अडवाणी साहब, एक और सिचुएशन
नज़र आई है। हम मुतई प्रोग्राम में बात कर चुके थे कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और 28वीं तरमीम भी शायद उसी की कोई नवीद थी कि जिस पे हमने मुतई प्रोग्राम किए कि अगर MKM वाला बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पीछे से किसी ने कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी हम ज़िमनी बाई इलेक्शंस में देखते हैं जो KP और पंजाब में नज़र आते हैं कि 12 सीटों पे स्विप कर जाती है मुस्लिम लीग नून। और अगर अभी सिचुएशन देखें तो मुस्लिम लीग नून के जितने भी खैरख्वाह हैं उनकी हुकूमत में शामिल हैं वो मिल जाए, मुस्लिम लीग नून मिल जाए तो पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत नहीं रहेगी। आप क्या समझते हैं कि कोई बड़ा गेम है? आप समझते हैं कि वाकई सिंध के लिए, कराची के लिए पीपल्स पार्टी को एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है और वफाक से भी ऐसा ही मामला हो रहा है? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो भी हो रहा है, बातें जो हो रही है ना, सूबा बनेगा और इस तरह की जो बातें हो रही हैं। हेलो जी जी सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ, सूबे की में जो बातें हो रही है, देखिए ये एक ही हद तक है, सिर्फ एक ही चीज करवानी है और वो जैसे चीज हो जाएगी बाकी चीजें अब खत्म सब हो जाएंगी। यानी वफाक के पास फंड नहीं है, वफाक के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। अब क्या चाहती है वफाक? यानी वफाक के साथ आप समझ लें एस्टेब्लिशमेंट कि वफाक को मजबूत करना है, उसके लिए जो 18वीं तरमीम में जो सूबे को जो खुद मुख्तियारी दी गई है वो खत्म करनी है और पूरा जो 1 यूनिट वाला मामला हो जाए। 1 यूनिट हो जाएगा तो पूरा जो फंड है वो कहाँ जाएगा? 1 यूनिट उस पे तरफ जाएगा। इसलिए वो ये प्रेशर रहेंगे कि हम दूसरा सूबा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मुझे लगता है एक ब्लैकमेल किया जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। और पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक ही चीज पे राजी करना है कि जो सूबाई खुद मुख्तियारी है उससे वो दस्तबरदार हो जाए और बाकी उस तरफ चला जाए। अगर कोई कह रहा है कि कराची के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज है जिसके लिए ये चीजें, यानी आप देखें मीडिया के जरिए या जो लोग हैं जो डिबेट कर रहे हैं उस चारों तरफ से, वो इसी वजह से डिबेट हो रही है कि वफाक को यानी पावर में लाना है, क्योंकि वफाक पावर में आ जाएगा। और जैसे कुछ मादनियात पाकिस्तान में निकली हैं तो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो डील करना चाहती हैं वफाक से, और वफाक डील नहीं कर पा रहा क्योंकि सूबे बीच में आ जाते हैं। कि सूबों की पावर जिस दिन वफाक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी तो कोई भी एक्स्ट्रा सूबा नहीं बनेगा। ये सब एक लॉलीपॉप है, एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। आप देख लेना, सूबा बनाने के लिए किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ना नून लीग का इंटरेस्ट है, ना पीपल्स पार्टी का, ना एस्टेब्लिशमेंट का। वो प्रेशर सिर्फ सिंध के ऊपर डालने की वजह यही है क्योंकि ये जो खुद मुख्तियारी है इससे पीपल्स पार्टी पीछे हट जाए। और मुझे लगता है इन फ्यूचर में पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। अगर नहीं हटेगी तो जो सदर को जो दिया गया है कि ताहयात इनके ऊपर कोई केस कब नहीं हो सकता, वो इनसे वापिस ले लिया जाएगा। एक ये पॉइंट इनके सामने लाया जाएगा और दूसरा सूबा कराची सूबा बनेगा। कभी सब कराची सूबा नहीं बनेगा। जैसे ही आप देख रहे ना, वफाक के पास पावर चली जाएगी फंड की, यानी 1 यूनिट, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सलमान क्या कहेंगे? इकबाल अडवाणी साहब का ख्याल ये कि 18वीं तरमीम जो है वो हाइल है पाकिस्तान की तरक्की में और जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वैसे तो नहीं हुआ है। ज़ाहिर सी बातें, मसाइल बढ़ गए, किंगशिप कायम हो गई है पीपल्स पार्टी की सिंध में और मुख्तलिफ चीज़ें वफाक डायरेक्ट करना चाहते हैं। ऑफकोर्स वफाक एक टेरिटरी तक महदूद होकर रह गया, असल तो पावर सूबों की हो गई है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पे आप ये इस तरह नहीं इसको देख सकते। देखिए, मसला ना वफाक और ना सूबों का है। अगर आप वफाक, सूबे, ये तो तमाम जगहों पे एक ही 2 पार्टियां ही इस वक्त हुक्मरान है, चाहे वो वफाक में है चाहे सूबों में है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ करना चाहे और करते नहीं है, कर नहीं सकते। असल में मसला सारा जो है वो जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो इतना गल सड़ चुका है। जो निज़ाम है ना, निज़ाम किसी सूरत में अवाम का जो भला है वो नहीं होने दे रहा। उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत की शाह खर्चियां हैं, अपनी हुकूमत की जो स्ट्रक्चर है वो इस कदर पेचीदा और इस कदर गंभीर है कि वो अपनी जेबें भरने के अलावा उस स्ट्रक्चर काम ही नहीं करता। तो आप चाहे कान को इस तरफ से पकड़ लीजिए, चाहे कान को उस तरफ से पकड़ लीजिए, जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, जब तक मैं नहीं समझता कि जो है कुछ इस मुल्क में भला होगा। आप इस निज़ाम को कई दफा टेस्ट कर चुके हैं, आप इस निज़ाम को कई सालों से, कई दिहाइयों से टेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अब जब एक निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा तो होना ये चाहिए कि इस निज़ाम के अंदर जो रिफॉर्म्स करने हैं, तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड जुडिशरी, ये तमाम बैठ के इस बात के ऊपर सोचें कि इनकी अपनी एग्जिस्टेंस भी इसी सूरत में होगी, सस्टेनेबिलिटी भी इसी सूरत में है जब ये मुल्क चलेगा, मुल्क आगे चलेगा। अभी
आप ये देखिए ना कि अभी इस मुल्क की जो आवाम है, जो आम आदमी है, उसका एतमाद जो है वो इस मुल्क से उठता जा रहा है। उसकी निशानियां आप ये देखिए कि हर दूसरा आदमी इस वक्त इस मुल्क से बाहर जाने की तैयारियों में बैठा हुआ है। अगर वो सनतकार है तो वो सनत उसने यहाँ लगाई हुई है, लेकिन उसकी फैमिलीज जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बैठी हुई है और उनकी वहाँ की रेजिडेंसी और शहरियत इख्तियार कर दी है। अगर मजदूर है तो वो यहाँ काम करना नहीं चाहता, वो मजदूरी करने के लिए भी किसी थर्ड वर्ल्ड में जाना चाहता, किसी थर्ड मुल्क में जाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पे उसका एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये निज़ाम, ये मुल्क, ये रियासत सस्टेन करना चाहती है तो इस निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स करने अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल अडवाणी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे इल्ज़ाम ज़रूर दिया जाता है कि कहीं फॉल्स फ्लैग था और किसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए गए। यहाँ पे ये ज़रूर कहा जाता है कि 24, 25 और 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो भी गलत हुआ, लेकिन कहीं कहीं कोई बात ठीक भी है। हम मुकम्मल तौर पे नहीं कह सकते कि 9 मई का वाक़या नहीं हुआ। 9 मई का वाक़या हुआ और पाकिस्तान की तारीख़ पे बदनुमा दाग ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि 26 नवंबर को होने वाली जो पॉलिसीज़ थी वो किसी एक पार्टी ने वो पॉलिसीज़ अपनाई ही क्यों जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। नहीं होना चाहिए था। मैं आज भी बरमला कहती हूँ, और मैं बरमला कहती हूँ बिना किसी खौफ के कि जो कुछ एक सियासी जमात या उसके लीडर के ख़िलाफ़ किया जा रहा है वो भी गलत है। जिस भोंडे तरीके से इस मामले को निपटाया जा रहा है ये तारीख़ भी याद रखेगी और ख़ुद ही किसी आग में तेल डालने के बराबर है, जो कि पहले भी हो चुका है। हम अपनी तारीख से सीखते क्यों नहीं हैं? हम वही स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसी स्क्रिप्ट पे के जो नताइज हम पहले भुगत चुके हैं वो उसके लिए हम फिर से तैयार होते हैं। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। किसी पार्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इतना ज़रूर है कि कुछ अरसे के लिए उसको बिठाया ज़रूर जा सकता है, पीछे ज़रूर किया जा सकता है। ये भी सोचना चाहिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन भी सवालिया निशान है कि जहाँ पे बहुत कुछ गलत भी हुआ। ये भी सवालिया निशान है कि किसी की सीटें उससे ले ली गई, और ये भी सवालिया निशान है कि किसी से उसका इंतखाबी निशान लेके उसको एक मिज़ा का निशान बनाया गया और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ पार्ट्स में बांट दिया गया। ये सब तारीख का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहती कि कोई हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में इतना अच्छा था कि पाकिस्तान में जनाब दूध की नहरें बह रही थी और बड़ा जन्नत का माहौल था, नहीं था। मैनेजमेंट और करप्शन का मसला आज उस वक्त भी था और आज भी था। कोई मुझे कहता है कि IMF की रिपोर्ट सिर्फ आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए नहीं है या आज के साल के लिए नहीं है। ये वो पहले का करप्शन है जो आपकी और मेरी नज़रों के सामने से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का नौजवान बेरोज़गारी का शिकार है, यहाँ पे या फिर गुर्बत की सतह में इजाफा हो रहा है। हम किसी एक पार्टी को, किसी एक हुक्मरान को ये नहीं कह सकते। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिससे इंतशार पहले मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।